हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिलेक्शन ऑडिट में। दोस्तों, एनसीईआरटी का जो साइंस का सीरीज चल रहा है, अभी हमारा चल रहा है क्लास 9। प्रतिदिन 7 PM में हम आपको लाइव पढ़ा रहे थे, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं कि जो चैप्टर का एनालिसिस है, यानी कि जो चैप्टर हम आपको समझाने का काम कर रहे हैं, यह आपको हम ऑफलाइन में देंगे, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर का जो सीरीज चलेगा, इसके लिए हम 7 PM में आकर आपको सॉल्व कराएंगे प्रैक्टिस और के तौर पर, ठीक है। तो जिस दिन होगा, जैसे ये देखिए मेरा पार्ट 2 है, चैप्टर 3 की मैं बात करूं कि परमाणु और अणु से संबंधित, ये हमारा पार्ट 2 है। इसके बाद आपका आएगा पार्ट 2, ठीक है। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 आएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आंसर का सीरीज चलेगा, ठीक है। यानी कि 20 इस चैप्टर से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ को हम लोग सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस के तौर पर, व्याख्या के साथ। तो जिस दिन यह सीरीज चलेगा, उस दिन हम आपको टेलीग्राम पे हो या पोस्ट के माध्यम से यूट्यूब पे लगा देंगे। आप लोग उस दिन 7 PM में लाइव हो जाइएगा और प्रैक्टिस सेट के तौर पर सारा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो आइए इस चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं, क्या है परमाणु और क्या होता है अणु, ठीक है। तो आइए सबसे पहले परिचय इस चैप्टर का मैं लिखा हूं, इंट्रोडक्शन रहेगा कि इस चैप्टर में आखिर हम लोग पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे क्या। तो देखिए, यह अध्याय पदार्थ की संरचना को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि किसी भी पदार्थ की, पहला चैप्टर ही पदार्थ था, आप सभी को बता दिया कि जिसका द्रव्यमान होता है और जो अपना स्थान घेरता है कुछ ना कुछ, उसी को क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। छोटा से बड़ा कोई भी चीज हो जिसका द्रव्यमान हो और वो कुछ स्थान घेरता हो, उसी को पदार्थ कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि पदार्थ की संरचना, अब उसका संरचना को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें परमाणु और अणु की परिभाषा, सबसे पहले तो परमाणु और अणु के बारे में जानेंगे, उसकी विशेषता के बारे में, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, आणविक द्रव्यमान क्या होता है, उसका रासायनिक सूत्र, रासायनिक समीकरण, मोल की अवधारणा को विस्तार से समझेंगे। तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और बहुत लंबा चैप्टर है। इसको देखिए 2 पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आते हैं सबसे पहले परमाणु पे, ठीक है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, तभी आपको यह समझ में आएगा। सबसे पहला पॉइंट है आपका परमाणु, यानी कि एटम क्या होता है। तो देखिए मैं यहां लिखा हूं अपने लैंग्वेज में परिभाषा, उसके बाद एनसीईआरटी से समझेंगे। दोनों को आपको कोरिलेट करके हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, परमाणु क्या होता है कि परमाणु किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण होता है। ध्यान रखिएगा, किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, ठीक है ना। सबसे छोटा कण होता है और रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि रासायनिक विधि से विभाजित नहीं किया जा सकता है। यानी कि इसको आप रासायनिक विधि से बांट नहीं सकते हैं। ध्यान रखिएगा, क्यों? क्योंकि यह स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रहता है। जब अस्तित्व में ही नहीं है तो आप इसको बांट भी नहीं सकते हैं। किसी भी प्रक्रिया द्वारा, चाहे भौतिक हो या रासायनिक हो, आप इसको विभाजित नहीं कर सकते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। ये परमाणु का गुण होता है, इसको आप लोग रासायनिक विधि से बांट नहीं सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। उम्मीद है कि ये दोनों पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ परमाणु के बारे में, कि जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता है। यानी कि कोई कण है, प्राप्त हुआ है, उसको आप पुनः दोबारा उसको बांट नहीं सकते हैं, उसको तोड़ नहीं सकते हैं, अर्थात वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा। यानी कि अविभाज्य मतलब क्या होता है कि उसको आप बांट नहीं सकते हैं। इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को ही उन्होंने परमाणु कहा, ठीक है। याद रखिएगा, यानी कि परिभाषा निकल गया है कि ऐसा पदार्थ, ऐसा सूक्ष्मतम कण जो कभी विभाज्य न हो, यानी कि जो हमेशा अविभाज्य रहता हो, वही सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ जाएगा तो आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, क्योंकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और मुझे भी फीडबैक की जरूरत होती है। जरूरी नहीं है कि मैं अच्छा ही पढ़ा रहा हूं,
अगर कुछ कमी हो रहा हो तो आप मैसेज कीजिए, मैं सुधार करूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस देख लिए और मन ही मन हो गया कि सर ने ये टॉपिक को अच्छे से नहीं पढ़ाया या इस तरीके से पढ़ाते तो अच्छा रहता और आप शांत रह गए। तो ऐसा नहीं है, फीडबैक दीजिए, चाहे अच्छा हो या जो भी हो, कुछ कमी हो मैं उसको सुधार करूंगा। और ध्यान रखिएगा 9 PM में प्रतिदिन जीएस के प्रैक्टिस सेट, यह आपका लाइफ चेंज यानी कि आपका सिलेक्शन दिलाने वाला सीरीज चल रहा है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं अगला पॉइंट है कि परमाणु की विशेषता। परमाणु किसे कहते हैं समझ लिए, परमाणु की विशेषता पे आते हैं। समय थोड़ा सा हम लेंगे, आराम से इत्मीनान से आपको समझाएंगे, क्योंकि एक बार चैप्टर समझ जाइए और आपको यकीन नहीं होगा, मैं आपको दिखा दूं कि इस चैप्टर से आपका 4 से 5 क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए ये TRE 3 में एग्जैक्ट पूछा गया है कि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है। ये आपका TRE में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यह जो सीरीज चल रहा है ना, इस चैप्टर में मैं आपको दिखाऊंगा कि 4 से 5 क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया है, ऐसे में अंडरलाइन हाईलाइट करके आपको दिखाऊंगा आगे। ठीक है, तो आइए अब परमाणु की विशेषता के बारे में जानते हैं। परमाणु की विशेषता क्या है, यह आप तो देख ले कि यह बहुत छोटा होता है, यानी कि अदृश्य होता है, आप इसको अपनी नंगी आंखों से देख नहीं सकते हैं। पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता क्या होता है कि प्रत्येक तत्व के परमाणु, यानी कि हर तत्व का परमाणु होगा, सभी को पता है कि प्रत्येक तत्व का परमाणु द्रव्यमान और उसका आकार निश्चित होता है। भले ये कण बहुत छोटा होता है लेकिन उसका परमाणु द्रव्यमान कुछ ना कुछ होगा और उसका आकार भी होगा। ध्यान रखिएगा, बहुत नगण्य, बहुत छोटा होने के बावजूद भी उसका परमाणु द्रव्यमान और आकार निश्चित होता है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट क्या है, अगली विशेषता क्या है कि परमाणु स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, बल्कि अणु या यौगिक के रूप में मिलते हैं। याद रखिएगा, परमाणु आप ऊपर भी देखे हैं, यह स्वतंत्र क्या है, यह स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में, देखिए यही मैं बताया था कि यह स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रहता है। ठीक है, यह अणु या यौगिक के रूप में मिलता है, याद रखिएगा। चौथा विशेषता है इसकी कि परमाणु किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया से नष्ट नहीं किया जा सकता है। अभी मैं बताया कि चाहे भौतिक प्रक्रिया हो या रासायनिक प्रक्रिया हो, परमाणु को आप लोग नष्ट नहीं कर सकते हैं, बांट नहीं सकते हैं। ठीक है, आइए अब एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है कि परमाणु कितने बड़े होते हैं। अब आप तो देख लिए होंगे, अभी आप देखिए कि यह बहुत छोटा होता है, अदृश्य होता है। तो आखिर आप यहाँ देखिए कि इसका द्रव्यमान भी होता है, आकार भी होता है, यानी कि छोटा होने के बावजूद भी इसका द्रव्यमान आकार है। तो वही लिखा हुआ है कि आखिर ये कितने बड़े होते हैं। ठीक है, तो आइए, परमाणु बहुत छोटे होते हैं। ये किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं उससे भी छोटे हैं, यानी कि अब छोटे से छोटे वस्तु की अगर आप कल्पना कर रहे हैं उससे भी छोटा होता है। यानी कि लाखों परमाणुओं को जब एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में रखते हैं तो बड़ी कठिनाई से कागज की सीट जैसी जितनी मोटी परत बनेगी। ध्यान रखिएगा, लाखों परमाणुओं को जब एक के एक ऊपर रखिएगा तब जाके पेपर जैसा, यानी कि आपका जो कॉपी का पेज है ना, उतना मोटा आपका एक बनेगा, परत बनेगा। ध्यान रखिएगा, यानी कि यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, याद रखिएगा। इस बार यहां से क्वेश्चन पूछने की बहुत ज्यादा संभावना है, खास करके TGT 6 to 8 और 9 to 10 में। ध्यान रखिएगा, PRT में तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन TGT 6 to 8 और 9 10 की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर से ऑलमोस्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया, इस बार ये पूछेगा। परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है, यानी कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। इतना छोटा होता है कि इसको नैनोमीटर में, यानी कि 10⁻⁹ मीटर मापा जाता है। तो आखिर हर किसी का कुछ ना कुछ तो होगा ही त्रिज्या, जब कुछ ना कुछ उसकी मोटाई है तो त्रिज्या होगा ही। तो आइए देखते हैं हाइड्रोजन परमाणु का कितना त्रिज्या होता है। याद रखिएगा, 10⁻⁻10 मीटर। कितना, देखिए मीटर में है, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु की मैं बात करूं तो 10⁻⁻10 मीटर। और इसी प्रकार का जो बॉक्स बना है ना, इसी में से क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। मैं पूरे 2 क्लास में आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। अभी आप देखिए कि ऑक्सीजन का दिया होता परमाणु द्रव्यमान 16,
बॉक्स में ही दिया था, यहाँ भी ये सारा बॉक्स में दिया था, इसमें से कहीं से भी उठा के आपके एग्जाम में पूछ लेगा। यानी कि हाइड्रोजन परमाणु का त्रिज्या कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर, याद रखिएगा। जल, जो हम जल पीते हैं नहाते हैं, उस जल के जो अणु होते हैं उसके जो मैं बात करूं 10⁻⁹ मीटर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वही हीमोग्लोबिन, यानी कि आपके जो ब्लड में हीमोग्लोबिन है उसकी त्रिज्या की मैं बात करूं तो 10⁻⁸ मीटर होता है। वही रेत के कण, यानी कि रेत के कण तो फिर भी आपको दिखाई देता है, तो रेत के कण देखिए 10⁻⁴ मीटर, ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे ये कण बड़ा होता जाएगा उसकी त्रिज्या बढ़ती जाएगी। तो चींटी जैसे माइनस में कम होता जाएगा यानी कि त्रिज्या बढ़ रहा है, ठीक है। तो चींटी का जो द्रव्यमान त्रिज्या होता है यह आपका होता है 10⁻³ मीटर। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आपका एनसीईआरटी बुक बोल रहा है। सेव की मैं बात करूं तो सेव के जो अणु होते हैं, सेव के जो परमाणु होते हैं, उसके कण होते हैं, उसका त्रिज्या 10⁻⁻1 मीटर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं ये आप लोग लिख कर आप लोग जरूर रखिएगा। देखिए जब मैं तैयारी कर रहा था तो उस टाइम सारा आप लोग देखते होंगे कि इसका कलर रेड कलर का ब्लर है, ये मैं अभी नहीं किया हूँ, आपको पढ़ाने के लिए नहीं किया हूँ। जब मैं पढ़ रहा था तब जाके ये देखिए, ये दूसरे पेज पे आपका अंडरलाइन किया हुआ, इस पेज पे निकला हुआ, यानी कि बुक मेरा पुराना है 4 साल, और मैं जब टीआरई 1 की तैयारी कर रहा था उस टाइम मैं अंडरलाइन करके हाईलाइट करके ही पढ़ता था। आप लोग भी ऐसे ही पढ़िएगा, ठीक है। अब आइए अगला पॉइंट है, परमाणु के बारे में जान लिए कि परमाणु कितना मोटा होता है, कैसा होता है, उसकी विशेषता परिभाषा सब जान लिए। अब आइए कि इसको हम लोग कितने प्रकार से होते हैं, क्या क्या होता है, उसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। तो आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि इस रासायनिक संयोजन के नियम, ये नियम किसने दिया था तो ध्यान रखिएगा, रासायनिक संयोजन को जिन नियम दिया था लवाइजिए एवं जोसेफ एल प्राउस्ट, नाम सुने होंगे आप लोग। जोसेफ एल प्राउस्ट ने बहुत अधिक प्रायोगिक कार्यों के पश्चात, मैंने प्रयोग बहुत ज्यादा किया, उसके बाद इन्होंने रासायनिक संयोजन के निम्नलिखित 2 नियम प्रतिपादित किए हैं। कौन कौन से तो देखिए, पहला नियम है आपका द्रव्यमान संरक्षण नियम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है द्रव्यमान संरक्षण नियम, दूसरा है आपका स्थिर अनुपात का नियम। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। तो देखिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है कि जब रासायनिक परिवर्तन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होता है तब क्या द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है, यानी कि किसी भी पदार्थ में जब हम रासायनिक परिवर्तन करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न करते हैं, तो उसके द्रव्यमान में क्या कोई परिवर्तन होता है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश होता है। तो सृजन मतलब क्या होता है, बढ़ना, नया होता है, यानी कि कुछ बढ़ना होता है, कुछ जुड़ना होता है, ध्यान रखिएगा, जुड़ना होता है, यानी कि उसमें ना तो कुछ आप जोड़ सकते हो, ना कुछ नया कर सकते हो, और ना ही उसका विनाश कर सकते हो। ध्यान रखिएगा कि परमाणु के जो कण होते हैं उसको आप कभी विनाश नहीं कर सकते हैं और ना ही उसको सृजन कर सकते हैं। यही आपका द्रव्यमान संरक्षण नियम कहता है। उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, याद रखिएगा, ना आप सृजन कर सकते हैं और ना ही उसके द्रव्यमान को विनाश कर सकते हैं। आइए अगला नियम क्या है। अगला नियम बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी पे आपका आने वाला 10 मिनट तक इसी पे चलेगा, स्थिर अनुपात का नियम। दूसरा नियम है, यानी कि रासायनिक संयोजन का दूसरा नियम है, क्या है आपका स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात नाम से पता चल रहा है कि एक तो स्थिर कांस्टेंट, अनुपात मतलब कि आप लोगों को पता ही है, यानी कि स्थिर अनुपात का नियम, यानी कि लवाइजिए एवं अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। कोई भी इस पृथ्वी पे यौगिक है 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है। इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, यानी कि उस प्रकार का जो आपको यौगिक तत्व प्राप्त होगा उसका अनुपात हमेशा स्थिर रहता है, चाहे जल का हो, हाइड्रोजन का हो, ऑक्सीजन का हो। आइए उस पर एक बार हम लोग देखते हैं,
ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि यौगिक जल, जल क्या है, यौगिक है, में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, जल के अंदर जो हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, तो बताइए, तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, आगे हम पढ़ेंगे, और ऑक्सीजन 8 होता है। तो आप बताइए कि इनके द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1:8 में होता है, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो। यानी कि आप कहीं से भी, किसी भी स्रोत से जल लिए हैं, चाहे आपका भूमिगत जल हो, पृथ्वी पे झील झरना, किसी भी जल का स्रोत लीजिएगा, तो उसके यौगिक में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात रहेगा हमेशा समान रहेगा, 1:8 रहेगा। इसको आप लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, इसको आप लोग बदल नहीं सकते हैं, याद रखिएगा। एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसी प्रकार अमोनिया यानी कि NH3 में नाइट्रोजन, N क्या होता है, नाइट्रोजन, और H हाइड्रोजन का द्रव्यमान का अनुपात सदैव 14:3 के अनुपात में विद्यमान रहता है, याद रखिएगा। चाहे अमोनिया किसी भी प्रकार से निर्मित हुआ हो अथवा किसी भी स्रोत से लिया गया हो, मतलब कि आप कोई भी यौगिक उठाइए, उसको आप कहीं से भी लिए हो, चाहे वो किसी रूप में हो, उसका जो परमाणु द्रव्यमान का जो अनुपात होगा हमेशा समान रहेगा। उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए यहीं पे प्राउस्ट ने क्या क्या था, प्राउस्ट एक वैज्ञानिक थे और इस नियम को इस प्रकार से व्यक्त किया था कि ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट हो सकता है एग्जाम में दे दे और पूछ दे कि यह स्टेटमेंट किसने दिया था। आप लोगों को पता होगा कि TRE 3 और TRE 1 में आपका लॉन्ग साइंस में क्वेश्चन पूछा है और इसी प्रकार से पूछा है। यानी कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। बात वही चीज है, लेकिन स्टेटमेंट इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव यानी कि हमेशा एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। यह किसने कहा था, प्राउस्ट ने कहा था। किस नियम में, तो द्रव्यमान के संरक्षण नियम में, ध्यान रखिएगा, संरक्षण में, ठीक है, याद रखिएगा। किस नियम में कहा था, स्थिर अनुपात का, स्थिर अनुपात के नियम में इन्होंने कहा था, स्थिर अनुपात के नियम में इन्होंने कहा था, ये चीज याद रखिएगा प्राउस्ट ने। आइए आगे अब क्या पढ़ते हैं कि इसी में डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। अब 2 प्रकार पढ़ लिए। अब डाल्टन ने, यहां आपने देखा कि प्राउस्ट ने दिया, ठीक है, स्टेटमेंट दिया, लेकिन आपके बुक में प्राउस्ट पे फोकस नहीं किया है, आपकी बुक में डाल्टन पर फोकस किया। देखिए डाल्टन का सारा जीवनी लिखा हुआ है और इन्हीं के बारे में ये सारा चीज दिया हुआ है। यानी कि इन्होंने परमाणु द्रव्यमान को कैसे परिभाषित किया, क्या क्या बताया, सब जानेंगे आज की इस सीरीज में, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या कहता है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले जान लेते हैं पहला पॉइंट, हैंड रिटेन नोट्स NCERT से बनाया गया है, ढूंढ के बनाया गया है, याद रखिएगा। जब मैं इतना मेहनत कर रहा हूं तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी कीजिए। एक बार में वीडियो नहीं समझ में आए, केमिस्ट्री है, दोबारा देखिए, इसको 3 बार देखिए, लेकिन समझ के जाइए। देखिए दोस्तों, समय बहुत ज्यादा होता है। जब मैं भी तैयारी करता था तो रात 2 बजे 3 बजे तक रात तक पढ़ता था, स्कूल से आने के बावजूद, तभी जाके मेरा सिलेक्शन हुआ, कम रैंक आया और नंबर अच्छा आया, ठीक है। पहला पॉइंट है कि ब्रिटिश वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने 1808 ईस्वी में परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था। सबसे पहला पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि ब्रिटिश वैज्ञानिक थे और जॉन डाल्टन नाम था। इन्होंने 1808 ईस्वी में परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। अब उनके अनुसार क्या क्या परमाणु सिद्धांत है, आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले उन्होंने दिया कि सभी पदार्थ बहुत छोटे अविभाज्य, बार बार आ रहा है कि बहुत छोटे अविभाज्य यानी कि बांट नहीं सकते हैं, कणों यानी कि जिसको परमाणु कहते हैं, से मिलकर बना होता है। कोई भी संसार में, कोई भी इस धरती पर पदार्थ है, बहुत छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है। चाहे आपका स्क्रीन हो, नाखून हो, या कुछ भी हो, बाल हो, या कुछ भी कॉपी पेन कलम कुछ भी हो, यानी कि कोई भी पदार्थ हो, छोटे छोटे अविभाज्य कणों जिसको परमाणु कहते हैं, उसी से मिलकर बना है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट इन्होंने क्या दिया कि एक ही तरल के सभी परमाणु समान होते हैं। यानी कि एक तरल है, उसके सभी परमाणु जो होंगे ना, यानी कि आप कोई भी तरल लीजिए, कोई भी लिक्विड लीजिए, उसके जो परमाणु है ना, बिल्कुल सब समान रहेंगे, लेकिन भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न होते हैं। वही जैसे ही तत्व आप चेंज कीजिएगा,
उसके जो परमाणु होंगे अलग होंगे। मतलब कि आप संसार की कोई भी दो वस्तु लीजिए, पहली वस्तु के परमाणु जो होंगे समान होंगे और दूसरी वस्तु का उससे भिन्न होगा, उसका अलग समान होगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यानी कि परमाणु को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अभी आप लोग पढ़े थे कि न ही सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। देखिए चीजें वही हैं, लेकिन इन्होंने अपना स्टेटमेंट बदल दिया, इन्होंने अपना शब्द बदल दिया। अभी हम जरूर पढ़े थे कि परमाणु को न सृजन किया जा सकता है न विनाश किया जा सकता है। इन्होंने क्या कहा कि न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ये तो हम लोग पढ़ लिए हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये स्टेटमेंट जॉन डाल्टन ने किया था। चलिए अगला पॉइंट है कि विभिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक बनाते हैं, जैसा कि अभी आप लोगों ने पढ़ा। जैसे जल जो यौगिक था उसके हाइड्रोजन और आप लोग को ध्यान दिए होंगे कि 1:8 में होता है, जो बिल्कुल समान होता है। यानी कि कोई भी यौगिक हो, जल हो, अमोनिया का एग्जाम्पल दिए थे, कोई भी हो, किसी भी स्रोत से लिया गया हो, किसी भी स्थिति में हो, उसका जो परमाणु का निश्चित अनुपात में मिलकर बना होता है। ध्यान रखिएगा, उसका अनुपात क्या होगा? समान होगा। उसके परमाणु द्रव्यमान का अनुपात समान रहता है। इन्होंने भी वही चीज कहा है। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा होगा तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, मैं हर किसी का कमेंट पढ़ता हूं, हर किसी के कमेंट का रिप्लाई देता हूं। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु पुनः संयोजित होते हैं। अगर आप रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं तो उसके दौरान क्या होता है? परमाणु पुनः संयोजित हो जाता है, लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। ध्यान रखिएगा, बार बार आ रहा है। यानी कि इसको किसी भी रासायनिक प्रक्रिया अभिक्रिया द्वारा इसको परिवर्तित या विभाज्य नहीं किया जा सकता है। ये पॉइंट बार बार आ रहा है। ठीक है, आइए अगला पॉइंट क्या है कि हालांकि आधुनिक खोजों से यह पता चला है, अब देखिए अब आधुनिक खोज आ गया, यानी कि नया खोज में यह पता चला है कि परमाणु वास्तव में और भी छोटे कणों से बने होते हैं। पहले तो ये ज्ञात था कि बहुत छोटे कणों से बना होता है, लाखों परमाणु को एक परत पे चढ़ा दिया जाए तो आपका पेज जितना पतला शीट बनेगा। ठीक है, लेकिन अब पता चल रहा है कि ये उससे भी छोटे कण होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 10 क्लास में इसके बारे में आप लोग काफी विस्तार से समझिएगा और वहां से भी बहुत सारा क्वेश्चन आया है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इसमें समझेंगे लेकिन थोड़ा कम है। लेकिन डाल्टन का सिद्धांत पर पदार्थ की संरचना को समझने का आधार बना। ठीक है, आइए अब एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है एक बार इस पे भी नजर जरूर रखिएगा। ये देखिए एनसीईआरटी का ही सारा पॉइंट था, लेकिन आपको मैं अपने लैंग्वेज में लिख के नोट्स बना के आपको पढ़ाया। अब आइए एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। लिखा सब चीज वही है, लेकिन एनसीईआरटी में थोड़ा सा टफ लैंग्वेज में होता है और बहुत सारा चीज इसमें मिक्सअप रहता है। मैं उसको अलग करके दिया हूं। यानी कि जॉन डाल्टन का जन्म 1766 ईस्वी में इंग्लैंड के गरीब जुलाहा परिवार में हुआ था। याद रखिएगा, तो ध्यान रखिएगा कि जॉन डाल्टन का जन्म 1766 इंग्लैंड के गरीब जुलाहा परिवार में हुआ था। ठीक है, इसके बारे में कुछ दिया हुआ है, ज्यादा नहीं। आइए देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है कि सन 1808 ईस्वी में उन्होंने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जो द्रव्यों के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ। याद रखिएगा 1808, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आइए इन्होंने क्या दिया कि डाल्टन का यह सिद्धांत, देखिए दोबारा अगर आप एनसीईआरटी से कीजिएगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा। कुछ लोगों को लगेगा कि सेम चीज, देखिए सेम चीज नहीं है, हो सकता है कुछ नया मिले। एक बार रिवीजन हो जाएगा, समझ में अच्छी तरीका से आ जाएगा। यानी कि डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। अभी मैं आपको बताया था डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार से कर सकते हैं। इनको देखिए पॉइंट में इनके सिद्धांत को दिया हुआ है, इस पे आइए एक बार चर्चा करते हैं। सभी द्रव परमाणु से निर्मित होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। आइए अगला पॉइंट है कि परमाणु अविभाज्य होते हैं। देखिए अभिक्रिया में भाग तो ले रहा है लेकिन अविभाज्य रहेगा। ध्यान रखिएगा, सूक्ष्म कण होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होता है और न ही उनका विनाश होता है। तीसरा पॉइंट है कि दिए गए तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होता है। समान अनुपात में इनका परमाणु द्रव्यमान रहता है। ध्यान रखिएगा, जैसे अगर आप जल ले रहे हैं तो जल आप कहीं से भी ले रहे हैं, किसी भी स्रोत से ले रहे हैं, किसी भी अवस्था में, उसका परमाणु द्रव्यमान हमेशा समान रहता है।
आइए अगला पॉइंट है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भी भिन्न भिन्न होता है। यानी कि अलग तत्व लीजिएगा तो जाहिर सी बात है कि उसका रासायनिक हो या परमाणु द्रव्यमान हो अलग होता है। जल का कुछ अलग होगा, अमोनिया का कुछ अलग होगा, हर किसी का अपना अलग उसका गुण होता है, उसका परमाणु द्रव्यमान होता है। यही चीज लिखा है, यानी कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक बनाती है। यानी कि अलग अलग तत्वों के परमाणु एक जुड़कर यौगिक बनाते हैं। ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि किसी भी यौगिक में परमाणु के सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित नहीं होते हैं। यानी कि यौगिक हो गया तो उसमें परमाणु के सापेक्ष जो संख्या होगा एवं प्रकार उसका फिक्स नहीं रहेगा, निश्चित नहीं रहेगा। ध्यान रखिएगा। तो ये आपके जॉन डाल्टन के बारे में इतना सब कुछ दिया हुआ था, इसीलिए यह इंपॉर्टेंट है। अब आइए दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं, परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, परमाणु के बारे में जान लिए। अब परमाणु द्रव्यमान, और यहीं से आपका TRE 3 में क्वेश्चन पूछा गया था। आइए क्या होता है, यानी कि बहुत सिंपल है परमाणु द्रव्यमान। मेन इसका मान याद करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ देखिए NCERT में दिया हुआ है और यहीं से आपका क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ये याद करना आपके लिए बहुत जरूरी है। आइए, परमाणु द्रव्यमान कहता है किसी भी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई यानी कि एटॉमिक मास यूनिट में मापा जाता है, उसे परमाणु द्रव्यमान कहता है। यानी कि किसी भी तत्व के परमाणु का द्रव्यमान को जिस इकाई में यानी कि परमाणु द्रव्यमान इकाई में मापा जाता है उसी को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। हर किसी तत्व का, चाहे जल हो, हाइड्रोजन हो, उसको जिस इकाई में मापा जाएगा उसी को परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। याद रखिएगा, एटॉमिक मास यूनिट यानी कि AMU, यानी कैपिटल में लिखा जाता है। ध्यान रखिएगा। जैसे एक AMU का मान जो होता है, यानी कि एक एटॉमिक मास यूनिट का जो मान होता है, याद रखिएगा दोस्तों, ये एग्जाम में पूछेगा आपसे, 1.66 गुना 10 के पावर माइनस 24 ग्राम होता है। सोचिए कितना छोटा होता है, इसका मान कितना छोटा है, 10 के पावर माइनस 24 में है। यानी कि एक एटॉमिक मास यूनिट का जो मान होता है 1.66 गुना 10 के पावर माइनस 24 होता है। इसको कैसे परिभाषित किया जाता है, आइए देखते हैं कि इसको कैसे परिभाषित किया जाता है। यानी कि परमाणु द्रव्यमान को आखिर परिभाषित किया कैसे जाता है, यानी कि ये मान आप देखिए कैसे कैसे परिभाषित किया जाता है। तो आइए, वैज्ञानिकों ने कार्बन 12 यानी कि C12 के एक परमाणु के द्रव्यमान का मानक माना है। ध्यान रखिएगा, किसको मानक माना है, C12 यानी कि कार्बन 12 के परमाणु द्रव्यमान को मानक के रूप में माना है। और यहीं से आपका परिभाषा बनता है, यानी कि एक AMU को परिभाषित किया गया है। एक AMU जो होता है 1/12वां भाग होता है किसका, कार्बन 12 C12 का 1/12वां भाग एक AMU होता है। यानी कि कार्बन के एक परमाणु का जो 12वां भाग होता है उसी को एक AMU का परिभाषा दिया गया है, मान दिया गया है। आप लोगों को हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, एक बार बैक करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, 1/12वां भाग किसका, कार्बन 12 के परमाणु का, और इसी को मानक माना गया है। यानी कि एक AMU बराबर 1.66 गुना 10 के पावर माइनस 24 ग्राम। आइए, NCERT में भी सेम चीज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि किसी तत्व के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को, यानी किसी भी तत्व के सापेक्ष में परमाणु द्रव्यमान जो होता है उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 यानी कि C12 परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग यानी कि 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया गया है। यानी कि कार्बन के 1/12वें भाग को याद रखिएगा एक AMU कहा गया है, परमाणु द्रव्यमान कहा गया है। इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखिए दोस्तों, ये है आपके सारणी में दिया हुआ है कि कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है, सबका नहीं कुछ दिया है, और आपसे एग्जाम में यहीं से पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा। याद रखिएगा, रट जाइएगा, कहीं आप इसको लिख के साट दीजिएगा अपने रूम में, स्टडी रूम में। ठीक है, हाइड्रोजन की मैं बात करूं तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, याद रखिएगा। वहीं मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का बात करूं तो नाइट्रोजन का 14 होता है। ऑक्सीजन, यही आपके एग्जाम में TRE 3 में पूछा गया था, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। जिस दिन दोस्तों याद रखिएगा
क्वेश्चन आंसर का सीरीज रखेंगे ना, उस दिन यह आपको क्वेश्चन दिखाएंगे। अब प्रूफ तो अभी आप देख ही लिए, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना 12, वही सोडियम की बात करूं 23। दोस्तों रट जाइएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, इसको रट जाइएगा। ये जो मान है ना, समझने वाला मान नहीं है, रटने वाला मान है, ठीक है। सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, वही सल्फर की बात करें तो 32, क्लोरीन की बात करें तो 35.5, वही कैल्शियम की बात करें तो 40। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इतना मान याद रखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मान दोस्तों जरूर याद रखिएगा। आपके एग्जाम का, आपको जॉब दिलाने वाला ये आपका मान होगा, ध्यान रखिएगा। तो आज के दोस्तों वीडियो में इतना ही। कल हम चर्चा करेंगे अणु के बारे में, आज चर्चा करेंगे, कंफ्यूज कर जाइएगा परमाणु में और अणु में, कल ही हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग कमेंट करके, मैं हर वीडियो में बोलता हूं, कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि आज का क्लास कैसा रहा, आपको समझ में आया कि नहीं आया। एक बार आप लोग फीडबैक के तौर पे कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों आपके लिए मैं इतना कर रहा हूं, आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज करना है कि आप लोग इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल मिलते हैं पार्ट 2 में, जो कि ऑफलाइन रहेगा। ये मैं 7 बजे के लगभग आपको अपलोड कर दूंगा। और तीसरे दिन यानी कि परसों जो होगा आपका क्वेश्चन आंसर का होगा, और उस दिन मैं पोस्ट के माध्यम से बता दूंगा 7 PM में आप लोग लाइव आ जाइएगा। लाइव प्रैक्टिस के तौर पे इस चैप्टर से 20 क्वेश्चन को करेंगे, और प्लस में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। यकीन मानिए लाइव क्लास से जरूर जुड़िएगा, तब आपको पता चला कि आप चैप्टर कितना समझे और इस चैप्टर का आप लोग आंसर कितना दे पा रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।